हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि तुम्हारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। बेसिकली पहले तुम ये चैप्टर क्लास 8 में भी पढ़ते थे, पर ऑब्वियसली लास्ट ईयर एनसीईआरटी में ये चैप्टर नहीं था। जिन्होंने एनसीईआरटी फॉलो करी है तो उन्होंने सेल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो हम बेसिकली पूरा सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सेल होता क्या है, किसने डिस्कवर करा, इसके पीछे की एक स्टोरी है। वो है कि जब रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। तुम कहोगे कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्वेशन करा तो उनको क्या दिखाई दिया? इट लुक लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब, जिसमें कई सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स थे। और ये उन्होंने कब करा था? इन ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called this box as cell, और what is cell? Latin में it means a little room. ठीक है, तो उनमें उनको कुछ रूम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए थे और उनको उन्होंने नाम दे दिया सेल। ऑब्वियसली ये सेल कैसे थे? डेड थे, क्योंकि बार्क ऑफ द ट्री इज द डेड पार्ट ऑफ दिस। मे सीम टू बी अ वेरी लिटिल स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe this unit is being used till this day in the biology. अब ये कह रहे हैं कि चलो सेल्स हमने देख लिया, डेड सेल्स देख लिए। ये कह रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं। तो अगर कोई भी लिविंग थिंग लोगे, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? सेल होगा, वो सेल से बना हुआ है। अब ऑब्वियसली कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाद में डेवलप हुए और जिन्होंने और डिटेल इंफॉर्मेशन दी किसके बारे में? सेल के बारे में। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? वी लुक थ्रू द लेंस। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप? तो ये कह रहे हैं डज इट लुक लाइक फिगर दिस? तो ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर तुम्हें माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखेगा। किसका? अनियन पील के सेल का। ठीक है, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स ऑफ पील्स ऑफ अनियंस ऑफ डिफरेंट साइजेस। व्हाट डू वी ऑब्जर्व? ऑब्वियसली अगर तुम्हारे साइजेस डिफरेंट हो गए, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर्स? ठीक है, तो इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ऑब्वियसली सेम चीज के सेल्स हैं तो सेम ही तो होंगे। जैसे अगर हम कहेंगे कि कोई नर्व सेल है, नर्व सेल तुम्हें पता है क्या करता है? सिग्नल्स को कैरी करता है। ऐसा थोड़ी कि हमारे इसमें नर्व सेल्स थोड़े छोटे होंगे और एलिफेंट में बहुत बड़े होंगे, नहीं। जनरली जो फंक्शन है अकॉर्डिंगली उसका साइज एंड शेप क्या हो जाता है? डिसाइड हो जाता है। Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. ठीक है, क्योंकि फंक्शन सबका सेम है तो साइज मैटर नहीं करता है। चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, उन सबके अंदर नर्व सेल्स कैसे होंगे? सेम होंगे। The small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. क्यों? क्योंकि smallest चीज ही सेल है। Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells. However, there are also single-celled animals जो कि एक सेल से काम चलाते हैं, पर जिनको बहुत सारे वेरियस फंक्शंस कैरी आउट करने होते हैं, उनमें सिंगल सेल से काम नहीं चलता है। ठीक है, फिर इन्होंने यही नीचे बताया कि सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था? रॉबर्ट हुक ने करा था 1665 में। ठीक है, उसने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो कि उसने सेल्फ डिजाइन करा था, दैट वाज नॉट मच वेल डेवलप्ड। ठीक है, फिर लियोन हुक था जिसने क्या करा था? इम्प्रोवाइज्ड माइक्रोस्कोप से डिस्कवर करा। किसको? फर्स्ट टाइम अगर हम कहें लिविंग सेल को डिस्कवर करा। मैंने कहा ना रॉबर्ट हुक ने कैसा था? डेड सेल डिस्कवर करा था। लिविंग हुक ने क्या करा था? फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करा था। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 जिसने किसकी डिस्कवरी करी? न्यूक्लियस की करी। और इन्होंने फिर क्या करा? प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? फिर है द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है, दे आर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइट। और कोई भी सेल अगर डेड होने वाला है तो वो या हर कोई न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय Burkow by suggesting that all cells arise from pre-existing cells.
With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the various complex structures सेल के, जिसको हम क्या कहते हैं लाइक ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करा उन्होंने. अब द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन एमीबा. तो पूरा एक सेल से क्या होता है, एमीबा का वर्किंग चलती है. ऐसे पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे वो जिनमें सिंगल सेल है. दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यूनि का मतलब सिंगल है. ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी, तो इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, जिनमें कई सारे सेल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, मल्टीसेल्युलर एनिमल कहेंगे. Every multicellular organism has come from a single cell and how, क्योंकि cells keep on dividing themselves, ठीक है, और इसलिए वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से भी बने हुए होते हैं. Some organisms can have cells of different kinds. Look at the following picture of human body. Human body में smooth muscle cell ऐसे होता है, blood cell ऐसे होते हैं, nerve cell ऐसे होते हैं, ovum ऐसे होता है, sperm ऐसे होता है, bone cell ऐसे होता है, fat cell ऐसे होते हैं. तो तुमने देखा there are various types of cell और उनके शेप एंड साइजेस आर ऑल्सो डिफरेंट. ये शेप एंड साइजेस किस चीज पे डिपेंड होते हैं, तो याद रखना है शेप एंड साइजेस तुम्हारे उनके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. द फंक्शन दे हैव टू परफॉर्म विल बी द शेप एंड साइज ऑफ द सेल, ठीक है. सम सेल्स लाइक एमीबा हैव चेंजिंग शेप्स. इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल. तो कह रहे हैं जैसे नर्व सेल है, उसके पास कैसा टिपिकल शेप है, तुम्हें पता है उसके अंदर एक एलोंगेशन होती है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, जैसे हम ये टिश्यू में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है. ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म. हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन. तो तुम्हें याद रखना है सेल्स में क्या होता है, देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर. हर सेल सेम काम थोड़ी करेगा, दे डिवाइड द वर्क, ठीक है, और उस वजह से ये अलग अलग फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं. दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. यस, द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. सिमिलरली डिविजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद अ सिंगल सेल, ठीक है, उनमें भी हो जाता है. इनफैक्ट ईच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनल्स. तो सेल के अंदर भी कई सारे ऑर्गेनल्स हैं, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल. कोई क्लीन कर देता है वेस्ट मटेरियल को, कोई स्टोर कर देता है. ये सारा जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इनके नाम, फंक्शन, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. तो अभी के लिए तुम्हें याद रखना है सिंगल सेल में भी क्या होता है, डिविजन ऑफ लेबर होता है. A cell is able to live and perform all its function because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called cell. इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ठीक है. It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found. मतलब कि हम कह सकते हैं जो सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेम है. अब हम पहले ये दो क्वेश्चंस करते हैं. हु डिस्कवर्ड एंड हाउ. तो तुम्हें ये स्टोरी पता होनी चाहिए. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी 1665 में. उसने कॉर्क का स्लाइस लिया, एग्जामिन करा, उसको हनी के कंपार्टमेंट्स के जैसे लगा और उसको उसने स्मॉल बॉक्सेस को सेल कह दिया. फिर इन्होंने कहा व्हाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सो सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अ लाइफ. And a cell is capable of independently carrying out all necessary activities of life. मैंने बताया ना सेल में इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं कि दे परफॉर्म ऑल डिफरेंट फंक्शंस. तो इसलिए वो अपनी सारी एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकता है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं. ड्यू टू दिस टू रीजंस हम उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. क्लियर है. अब व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. If we study a cell under a microscope, we would come across three features, main three features. तो हम कह सकते हैं सेल तीन चीजों से बना हुआ है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसकी आउटर बाउंड्री है, न्यूक्लियस जो कि जैसे हमारा ब्रेन है तो उनका भी ब्रेन है एंड इट इज मोस्टली लोकेटेड सेंट्रली
प्लांट्स में वो पेरिफेरल होता है और वैसे वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। एंड साइटोप्लाज्म, और याद रखना इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारे तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features। तो पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और तुम्हें याद रखना है प्लांट्स में आउटर इज सेल वॉल, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment। एक तरीके से हम कह सकते हैं this is a external boundary। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell। अगर सेल के अंदर किसी की एंट्री होनी है या एग्जिट होनी है, वो कौन कंट्रोल करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। It also prevents movement of some other materials। The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane। ठीक है, इसलिए इसके पास स्पेशल नाम भी है। तो अगर कोई पूछे गिव रीजन में वाई हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या मटेरियल्स, जो कि उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल एंड हाउ डज द सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। तो हमें याद रखना है कि कुछ सब्सटेंसेस है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दोनों। ये हमेशा याद रखना है, दे मूव थ्रू द सेल मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू वो मूवमेंट कर सकते। व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो अगर हमें सेल के अंदर ज्यादा क्वांटिटी होगी तो तुम्हारे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो बाहर चले जाएंगे, अगर बाहर क्वांटिटी ज्यादा है तो अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो डिफ्यूजन के थ्रू ये एक्सचेंज होते हैं, कौन? ओनली गैसेस, दैट इज CO2 एंड O2। We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low। Something similar to this happens in cells। When example, some substance like CO2, which is cellular waste, ठीक है, वो उनके अंदर सेल्स जब भी अपने functions carry out करते हैं तो CO2 produce होगा and requires to be excreted out of the cell, accumulates in high concentration inside the cell। In the cell external environment the concentration of CO2 is low, क्योंकि बाहर कोई बना थोड़ी रहा है, सेल के अंदर तो बन रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? as soon as there is a difference of concentration of CO2, के अंदर ज्यादा और बाहर कम है, ऐसा कुछ होगा, तो याद रखना है कि क्या होगा? CO2 will move out of the cell। Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of O2 inside the cell decreases। जैसे सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए तुमने O2 यूटिलाइज कर लिया, बाहर O2 ज्यादा और अंदर नहीं है, तो O2 अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा। Thus diffusion plays an important role in gaseous exchange, याद रखना है, ठीक है, between the cells as well as the cell and its external environment। Water also obeys the law of diffusion, ठीक है, but the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane के लिए तुम्हें एक एनर्जी चाहिए कि जो उसको खींच सके, और इसलिए हम इसको डिफ्यूजन ना कह के उसके लिए एक स्पेशल नाम है ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व्ड इन वाटर। वाटर के अंदर क्या सब्सटेंसेस डिजोल्व्ड है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ वाटर अफेक्ट हो सकता है। तुम्हें पता है वाटर क्या है? वाटर इज सॉल्वेंट, और जो चीजें उसके अंदर मिक्स होंगी उनको हम कहते हैं सोल्यूट। सोल्यूट का अमाउंट कितना है सॉल्वेंट के अंदर, वो डिसाइड करेगा कि मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है। Thus osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane toward a higher solute concentration। तो इसमें भी वही होगा, बट ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसके लिए तुम्हें एक एनर्जी चाहिए जो कि इस वाटर को मूवमेंट करा पाए, ठीक है, किसके थ्रू? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। डिफ्यूजन के लिए कंडीशन नहीं है, पर तुम्हें याद रखना है ऑस्मोसिस कब हो सकता है? जब देयर इज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? One of the following three things could happen. If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, और अंदर क्या है? ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, किसका? शुगर का या सॉल्ट का,
तो याद रखना है सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सेल क्या करना स्टार्ट कर देगा, पानी को गेन करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस आउट करना होता है। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that the water enters the cell and the cell is likely to swell up. क्यों? क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा था एज कम्पेयर टू सेल के अंदर। If the medium has exactly the same water concentration as the cell, तो याद रखना कुछ भी नहीं हो सकता है, ना सेल तुम्हारा स्वेल होगा ना श्रिंक होगा, एज इट इज रहेगा। और ऐसे वाले सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज अमाउंट गोइंग आउट। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज इक्वल, ठीक है। एंड देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द सेल विल स्टे द सेम साइज। जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा और इसकी वजह से उसका साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा। इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मतलब बाहर पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, दैट मीन इट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कि पानी कम है और सोल्यूट ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। द सेल विल स्टार्ट लूजिंग द वाटर बाय ऑस्मोसिस। Such a solution is known as hypertonic solution. Again water will cross, कहाँ से क्रॉस करेगा? into out, inside से out जाएगा वो, but this time more water leaves the cell than enters it and therefore the cell will shrink, और इसलिए वो सेल क्या हो जाएंगे? shrink हो जाएंगे। Thus osmosis is a special case of diffusion, है डिफ्यूजन पर उसका स्पेशल केस है क्योंकि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको करना है। तुमने 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। याद रखना है जब सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा, याद रखना है उसमें क्या होता है? उसमें एंडोऑस्मोसिस होता है, ठीक है। जो वाटर है वो अंदर की तरफ जाएगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, उसको उस ऑस्मोसिस को हम क्या कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस। एंड उसमें हमेशा क्या होगी? स्वेलिंग होगी, ठीक है। और अगर आइसोटोनिक है तो उसमें ना एंडो होता है ना एक्सो होता है, ठीक है। और अगर तुम्हारा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो उसमें एक्सोऑस्मोसिस होगा, मतलब कि वाटर रिलीज हो रहा है सेल के अंदर से तो एक्सोऑस्मोसिस होगा और उसमें डेफिनेटली सेल्स कैसे होंगे? श्रिंक हो जाएंगे। क्लियर है? अब इन्होंने एक एक्टिविटी बता रखी है, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिसॉल्विंग इट इन dilute hydrochloric acid. The cell is mostly calcium carbonate. A thin outer skin now encloses the egg. Put the egg in pure water and observe after 5 minutes. What do we observe? The cell swells. क्यों? क्योंकि water passes into it by osmosis. पानी का कंटेंट बाहर ज़्यादा था और अंदर कम था और वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस होगा और इसलिए एग स्वेल हो जाएगा। पर यही एग को तुमने किस में रख दिया? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? पानी का लेवल कम है और सॉल्ट ज़्यादा है उसमें, ठीक है। तो उस केस में डेफिनेटली क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस होगा। एग के अंदर जो भी वाटर होगा वो बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और एग क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। Water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated, ठीक है। ऐसे ही रेजिन्स का तुमने देखा होगा, जब हम पानी, किशमिश है, ठीक है, इनको हम पानी में भिगोते हैं, रात में सुबह उठते हैं तो तुम्हें वो स्वेलअप दिखती हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में क्या हो गया? तुम्हारा एंडोऑस्मोसिस हो गया। पर अब वही किशमिश को तुम सॉल्टी वाटर में वापस से रख दो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर में, तो तुम देखोगे वहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होके किशमिश क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है। ये तो तुम घर में भी कर सकते हो। अब है यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑस्मोसिस। अगर हम कहें कि प्लांट्स वाटर को कैसे लेते हैं तो उनका जो प्रोसेस होता है वो ऑस्मोसिस होता है। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. बस डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, उसके थ्रू हम कहेंगे कि वाटर का मूवमेंट होता है। In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment.
Different molecules move in and out of the cell through the type of transport requiring use of energy. और एनर्जी वाली ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहते हैं हम? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और उसके लिए स्पेशल नाम क्या है? ऑस्मोसिस। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तुम्हें पता होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope. The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. अगर तुमसे कोई पूछे तो there are two functions of किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला है कि एंट्री और एग्जिट को वो कंट्रोल करता है, और सेकेंड क्या है? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल क्या कर सकते हैं? फूड को एंगल्फ कर सकते हैं, या उसको जो मटेरियल चाहिए उसका एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो एमीबा में जब एमीबा के जो सूडोपोडियाज होते हैं, ठीक है, तुम्हें पता है उसको हम फॉल्स फीड भी कहते हैं, तो सूडोपोडिया के थ्रू वो क्या करता है? सी का शेप बनाता है और फूड को एंगल्फ कर लेता है, तो इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल नाम दिया एंडोसाइटोसिस। एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। अगर कोई पूछे व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? एनगल्फिंग ऑफ फूड थ्रू सूडोपोडिया। क्लियर है? अब क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल? तो याद रखना है गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? थ्रू डिफ्यूजन होता है। तो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो वहां हाई टू लो की तरफ कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा। ठीक है, एंड substances like CO2 move in and out of the cell by the process of diffusion. When the concentration of CO2 accumulates in the cell and is higher than the cell's external environment, तो सारा CO2 कहाँ मूव करेगा? एक्सक्रिएटेड होगा। और CO2 सेल के अंदर क्यों होता है? ड्यू टू सेलुलर वेस्टेज, मतलब इट इज अ सेलुलर वेस्टेज। ठीक है, सिमिलरली व्हेन इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर तो इनसाइड आ जाएगा। वाटर ऑल्सो मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द सेम प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बट इस प्रोसेस के लिए अब डिफ्यूजन के एक स्पेशल नाम आ गया जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, एंड विच ओनली हैपन्स अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि वो परमिशन देता है किसके लिए? एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल्स के लिए। क्लियर है? तो हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं सेल वॉल के ऊपर। Plant cells in addition to plasma membrane have another rigid outer covering called cell wall. हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स की जो आउटर कवरिंग है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर प्लांट्स में ये नहीं, प्लांट्स में दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड उनकी आउटर कवरिंग इज सेल वॉल। ठीक है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज से बना होता है। और जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? चिटिन से बना हुआ होता है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। सेलुलोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और जिससे वो स्ट्रक्चर को क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है, और इसलिए सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है। When a living plant cell loses water, जब प्लांट सेल लूज करेगा वाटर, लाइक तुम उसको अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालोगे तो डेफिनेटली क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस होगा और वो वाटर लूज करना स्टार्ट करेगा। थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो उसमें क्या होता है? तुम्हारा जो सेल वॉल है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। जो ऑलरेडी फैला फैला सा था अब वो कैसा हो जाएगा? सारा नीचे ऐसे बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन प्लांट सेल, और ये तभी पॉसिबल होगा जब श्रिंकेज होगा। किसका श्रिंकेज होगा? तो हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म में हम कहेंगे जितना भी तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक का सारा जो पार्ट है हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और जब श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा या श्रिंकेज ऑफ ऑल कंटेंट्स ऑफ द सेल होगा तो याद रखना है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। अब इन्होंने कहा माउंट द पील ऑफ अ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। Note that the small green granules called chloroplasts, they contain a green substance called chlorophyll. Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe under a microscope. तो तुम क्या देखोगे?
उस केस में वहां पे क्या हो जाएगा, श्रिंकेज ऑफ कंटेंट हो जाएगा, मतलब कि वहां पे क्या हो जाए, क्या हो रहा है, प्लास्मोलिसिस हो रहा है। ठीक है, नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, दिस किल्स द सेल। ठीक है, अब अगेन इसको तुम डालोगे तो क्या प्लास्मोलिसिस होगा, कुछ और होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें याद रखना है ऑस्मोसिस डेड सेल में थोड़ी होता है, सेल्स आर डेड तो कोई प्रोसेस नहीं होगा वहां पे। इट appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis, सिर्फ लिविंग सेल में पॉसिबल है। तो जब जब तुम किसी भी लीफ को या किसी भी सेल को अगर तुम बॉईल कर रहे हो तो याद रखना है इट इज अ डेड सेल में कोई प्रोसेसेस नहीं दिखाई देंगे। Cell walls permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. अगर वो पानी को एब्जॉर्ब कर भी लेता है, मतलब एंडोऑस्मोसिस कर भी लेता है, तो याद रखना है कुछ भी कहो, जो भी तुम्हारे प्लांट सेल्स हैं वो कभी भी जो भी तुम्हारे प्लांट सेल्स हैं, फंजाई के सेल्स हैं, बैक्टीरिया सेल्स हैं, वो कभी भी बर्स्ट नहीं होंगे। अगर तुम आरबीसी जो हमारे सेल्स हैं इनको जब जब तुम वाटर में डालोगे तो वो एक्सट्रीम एंडोऑस्मोसिस की वजह से बर्स्ट भी हो सकते हैं, पर प्लांट सेल में बर्स्टिंग कभी भी नहीं पॉसिबल है। क्यों? इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, द सेल स्वेल्स building up pressure against the cell wall, but the cell wall exerts an equal pressure against the swollen cell, and because of their walls such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. इस केस में एनिमल सेल तो बर्स्ट हो जाएंगे, बट तुम्हारे प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंजाई सेल्स ये बर्स्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर अंदर से आ रहा है उतना ही प्रेशर सेल वॉल उनके ऊपर लगा रहा है, एंड इट विल स्टॉप द एंड इसलिए वो बर्स्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस के क्वेश्चंस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन 8 दे रखा है एक्टिविटी में। इन्होंने कहा है कि एक में तो तुम क्या करो, एम्प्टी पोटैटो कैविटी लो। ठीक है, सेकेंड में तुम्हें क्या करना है, शुगर पोटैटो विद शुगर लेना है, थर्ड में विद सॉल्ट लेना है, और फोर्थ में बॉइल्ड पोटैटो लेना है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी, क्योंकि वहां पर शुगर एंड सॉल्ट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि पोटैटो के पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। एज देर इज डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन ट्रफ एंड वाटर इन द कप ऑफ पोटैटो, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर द एक्सपेरिमेंट, जस्ट टू चेक। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। एंड वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ ए एंड डी, ए में तो वाटर ही नहीं था तो कहाँ से एक्सचेंज होगा, एंड डी में बॉइल्ड है। तो अभी मैंने बताया था कि व्हाट इज बॉइल्ड, जहां पे भी बॉइल्ड आएगा दैट आर डेड सेल्स, एंड डेड सेल्स में क्या नहीं हो सकता है, डेड सेल्स में कभी भी ऑस्मोसिस या कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्किन ऑफ योर फिंगर श्रिंक व्हेन यू वॉश क्लॉथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो याद रखना, जो सोप सोल्यूशन है जिसके अंदर तुम कपड़े धो रहे हो दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, तो वहां पे साबुन ज्यादा है और वाटर का कंटेंट इज लेस। सोप सोल्यूशन इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, तो वाटर का कंटेंट वहां पे कम होगा, और हमारे फिंगर्स के अंदर वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा। वाटर हमारे फिंगर्स के थ्रू एक्सोऑस्मोसिस करेगा एंड वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ जाएगा, और इसलिए हमारी फिंगर्स क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अ पर्सन टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, अगर तुमने टू सॉल्टी पानी पी लिया तो क्या होगा, हमारे सेल्स के थ्रू एक्सोऑस्मोसिस होगा, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा और पानी की कमी है तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा और हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, वोमिट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इन्होंने कहा, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद सम वेजिटेबल्स टू कुक, यू जनरली ऐड सॉल्ट इनटू द वेजिटेबल्स ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस। आफ्टर एडिंग सॉल्ट वेजिटेबल्स रिजल्ट वाटर, व्हाट मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब तुम जब सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो एक्सटर्नल मीडियम कैसा हो गया है, हाइपोटोनिक हो गया, मतलब कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा एंड वाटर इज लेस, तो इसलिए जो वेजिटेबल्स है वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, एक्सोऑस्मोसिस करेंगे, वो वाटर रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे, और इसकी वजह से वेजिटेबल्स क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इफ द सेल्स ऑफ अनियन पील एंड आरबीसीज आर सेपरेटली केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपोटोनिक में याद रखना हमेशा स्वेलिंग होती है, तो अनियन पील भी स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा, आरबीसीज भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं बोथ द सेल्स विल स्वेल, ओके,
RBC will burst easily while cells of onion peel will resist the bursting to some extent. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। याद रखना है कि जो एनिमल सेल्स है वो तो अगर एंडोस्मोसिस होता ही रहेगा तो बर्स्ट हो जाएंगे, और जो तुम्हारे प्लांट सेल्स है वो कभी बर्स्ट नहीं हो सकते। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ए और बी को दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी कह रहे हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, a cell containing higher water concentration than the surrounding medium। तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, एक्सो होगा, क्योंकि वो पानी रिलीज करना स्टार्ट करेगा। a cell having lower water concentration, अंदर कम है बाहर ज्यादा है तो अंदर की तरफ आएगा तो उसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। a cell will have equal water concentration to its surrounding medium, तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, there will be no change in the cell। अब है ये कहते हैं कि बताओ ड्राई एप्रिकॉट्स आर लेफ्ट फॉर सम टाइम इन प्योर वाटर, लेट इट ट्रांसफर टू शुगर सॉल्यूशन। देखो जब तुम ड्राई एप्रिकॉट्स को प्योर वाटर में रख रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा, वो स्वेल होंगे। पर स्वेल होने के बाद में जैसे तुम शुगर में डालोगे, शुगर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होगा, एक्सोस्मोसिस होगा, अगेन वो एप्रिकॉट्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो बोथ प्रोसेस हैपेंस। और RBC सेल इज केप्ट इन कॉन्सेंट्रेटेड सलाइन सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा, श्रिंकेज होगा, ठीक है, एक्सोस्मोसिस होगा और श्रिंक हो जाएगा वो। फिर इन्होंने कहा रियो लीव्स आर बॉइल्ड इन वाटर फर्स्ट एंड देन अ ड्रॉप ऑफ शुगर सिरप इज पुट ऑन इट। तुम्हें याद रखना है रियो लीव्स को बॉइल कर दिया तो अब वो कैसे सेल्स हो गए, डेड सेल हो गए। अब उसमें कुछ भी करो देयर विल बी नो प्रोसेस। क्लियर है? तो मैंने तुम लोगों को ऑस्मोसिस का टॉपिक कवर कराया है एंड उसी से रिलेटेड मैंने उसके क्वेश्चंस भी करा दिए, जो कि एक्स्ट्राज है। थोड़ा सा ऑस्मोसिस टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो मैंने उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिए एंड डिस्कस करा दिए हैं, ठीक है। तो जिससे तुम्हें एक अब जनरल आइडिया हो गया होगा कब एक्सोस्मोसिस होता है, कब एंडोस्मोसिस होता है। एंडो होता है तो स्वेलिंग होती है, एक्सो होता है तो श्रिंकेज होता है, प्लांट सेल में तो प्लास्मोलिसिस होता है, ठीक है। एंड प्लस तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो मेरे हिसाब से अब तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और जो भी हमारा बेसिक कंसेप्ट था हमने सारा पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो एंड लाइक करो। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट या कोई भी सजेशन है तो कमेंट डाउन, श्योरली आई विल ट्राई टू फॉलो, ठीक है। थैंक यू।